अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा जी, SOFP बस डन, बहुत है। SOCI पे आते हैं। ग्रुप SOCI। जैसे मैंने SOFP का बेसिक प्रोसीजर 6-7 एग्जाम्पल से बताया था, इसके लिए एक ही एग्जाम्पल काफी है। एक एग्जाम्पल बहुत है इसके लिए। ये ब्रेक में दे दूंगा। अच्छा, शहरियार है अभी, चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। वन 90। और इसको नोट करने के बाद लिखें नीचे, P acquired 75% शेयर ऑफ S some years ago।
जी लिखा। अच्छा साल कोई भी कर ले, चले 30 जून 24, यानी ये एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 24 है। ये एसओसीआई फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2024 है। ग्रुप एसोसिएट रिक्वायर्ड है मुझसे। जब हम लोग एसओएफपी कंसोलिडेट कर रहे थे तो एसेट्स और लायबिलिटीज पूरे ऐड हो रहे हैं या 75% बस पूरे? क्यों? क्योंकि एसेट्स शेयर होल्डिंग की ओनरशिप की वजह से नहीं ऐड हो रहे। ओनरशिप शेयर्स की, एसेट्स की थोड़ी है। एसेट्स तो बिजनेस के कंट्रोल की वजह से हो रहे हैं। तो जब कंट्रोल है, सारी मर्जी पेरेंट की है, तो फिर सेल्स की खुशी भी सारी की सारी पेरेंट को है। तो जिस तरह एसओएफपी के अंदर सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज फुली कंसोलिडेट होती हैं, इसी तरह एसओसीआई के अंदर सारी इनकम्स, सारे एक्सपेंसेस फुली कंसोलिडेट होंगे। एसओएफपी में शेयर होल्डिंग का कहां इंपैक्ट आ रहा है? शेयर होल्डिंग परसेंटेज कहां इंपैक्ट डाल रही थी? अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग, यहीं पे डाल रही थी। इन्हीं में तो हिस्सा लगा रहे थे। एसेट्स लायबिलिटीज तो पूरे थे। तो यहां पर भी शेयर होल्डिंग का इफेक्ट प्रॉफिट और ओसीआई में आएगा, इनकम एक्सपेंसेस पे नहीं आएगा। इनकम एक्सपेंसेस पूरे कंसोलिडेट होंगे। प्रॉफिट के ऊपर हमें हिस्से बांट के दिखाने पड़ेंगे। कैसे? उसकी प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। जिस तरह हम लोग एसओएफपी में सारी लाइन बाय लाइन पी प्लस एस कर रहे थे ना, यहां भी ऐसे ही होगा। सेल होंगी 500 प्लस 400, 900। कॉस्ट ऑफ सेल होंगी 320 प्लस 270, 590। ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अच्छा, अगर आपको ये बात बिल्कुल सादी सी लगती है तो बेशक ये ब्रैकेट ना लिखना जो मैं लिखने लगा हूं। कितना? 310। ये क्या बताना चाहा मैंने? ग्रॉस प्रॉफिट को पी प्लस एस नहीं करना, वो ऐसे आना है। इनकम एक्सपेंसेस को पी प्लस एस करना है, प्रॉफिट तो ऊपर से नीचे आना है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जी 25 प्लस 20, 45। एडमिन कॉस्ट 18 प्लस 10, 28। फाइनेंस कॉस्ट जी 30। अदर इनकम 5 प्लस 4, 9। पीबीटी 233। टैक्स 40 प्लस 30, 70। 1। $12 प्लस 8, 20। यहां तक पहुंचे फिर आगे लाइनें बताता हूं। अच्छा, ये बुरा लग रहा है, मैं मिटा देता हूं। तो एसओसीआई की कंसोलिडेशन
सेल से लेके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तक लाइन बाय लाइन एडिशन है, सिंपली इररिस्पेक्टिव के कितने परसेंट शेयर है। यहां तक पहुंचने के बाद चलिए पहुंचे, जी नोटेड। अच्छा, यहां तक लिखने के बाद इसी से आगे यानी एसओसीआई के फेस का हिस्सा ही है वो, इससे आगे हम लोग दो टुकड़े लिखेंगे। एक लिखेंगे प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, अब ये दो हिस्सेदार आ जाएंगे, एक कहलाएंगे शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एक होंगे एनसीआई। वहां पर भी हमारा हिस्सा वो रिटेन अर्निंग कहला देता था और एनसीआई का हिस्सा एनसीआई में चला जाता था। तो यहां पर भी प्रॉफिट के दो हिस्सेदार आएंगे। कितने प्रॉफिट के दो हिस्सेदार आएंगे? 163 के। प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट ये। फिर अगला हिस्सा बटेगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नहीं, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू यही दो लोग, शेयर होल्डर्स ऑफ पी और एनसीआई। और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कितनी है जो बांटनी है? 183। ये एसओसीआई का पूरा फेस है, सेल से लेके टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम तक सारी लाइनें पी प्लस एस हैं। उसके बाद प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ये दो लोग, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ये दो लोग। अब हमने 163 के दो टुकड़े करने हैं। एनसीआई के पास कितने परसेंट शेयर है? 25%। तो एनसीआई के सामने क्या लिखूं? हम्म 40.75 एक जज्बाती आंसर है और बस यही चेक करना चाह रहा था मैं। इस 163 में 25% एनसीआई का हिस्सा है, नहीं एस में 25% है। ये तो पी प्लस एस का कमाई, इसमें थोड़ी 25% है। तो पी के प्रॉफिट पे थोड़ी 25 लगाएंगे, एस के प्रॉफिट पे लगाएंगे, 68 पे 25% लगाएंगे। अच्छा, अभी तो मैंने बगैर किसी एडजस्टमेंट के लिखा है ना, इसलिए अभी तो ब्रैकेट में भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको अभी ही बना के दे रहा हूं, तो अभी ही दिखा देता हूं वर्किंग वन एनसीआई। एस के पैड से शुरू करेंगे। जैसे रिटेन अर्निंग एसओएफपी का सवाल करते हुए एस की रिटेन अर्निंग का कॉलम था ना, और उसमें एडजस्टमेंट करते थे और एंड आंसर के ऊपर फिर 75 और 25 लगा देते थे। तो यहां पर भी हम वो होती थी बैलेंस शीट, तो रिटेन अर्निंग्स थी। ये इनकम स्टेटमेंट है तो एस का पैट होगा। वहां पर एडजस्टमेंट्स होती थी एक्विजिशन से आज तक की। इसमें कौन सी एडजस्टमेंट्स होंगी? सिर्फ फॉर द ईयर। वो एडजस्टमेंट्स यहां करेंगे, जो आंसर निकलेगा, अभी क्योंकि एडजस्टमेंट कोई है ही नहीं तो इसका तो आंसर ही 68 आएगा, इसके ऊपर लगेगा 25%। ये एनसीआई। इतना गैप मैंने सिर्फ ये डाल के दिखाया कि इसमें एडजस्टमेंट्स डला करेंगी, जैसे वहां रिटेन अर्निंग के कॉलम में डलती थी, यहां पैट के कॉलम में डलेंगी। हाँ, इसमें एक टाइम बचत का काम ये होगा जो बैलेंस शीट में नहीं कर सकते थे। वहां पर हमने पी की रिटेन अर्निंग का भी कॉलम बनाया था। कुछ एडजस्टमेंट इधर करते थे, कुछ इधर करते थे। इनकम स्टेटमेंट में एस वाला कॉलम बहुत है, पी वाले कॉलम की जरूरत नहीं है। वो क्यों जरूरत नहीं है, वो एक अभी एडजस्टमेंट्स कराता हूं ना तो उसकी रीजन बताऊंगा। खैर, रीजन तो भी बता सकूंगा। ये 17 ओके, तो हम इस 163 में 17 लिख देंगे यहां और कह देंगे वर्किंग वन। अच्छा, पी वाले कॉलम की जरूरत इसलिए नहीं है, अगर मैं पी का भी पैट का कॉलम बनाऊं जैसे हमारे रिटेन अर्निंग बना देते, तो पी का पैट कितना? 95। तो मैं 95 लिखूंगा और उसमें 68 का 75% ऐड कर दूंगा। कितना बना देंगे? 68 का 75% 51। कितना हो गया? एसओएफपी में हम ऐसे करते थे, पी की रिटेन अर्निंग और उसमें ये ऐड। अब 146 निकालने की वर्किंग की जरूरत ही नहीं है। 163 में से 17 माइनस करें तो हम पी के प्रॉफिट का कॉलम नहीं बनाया करेंगे, एस का बनाएंगे। एस में एडजस्टमेंट्स करेंगे, वहां पी और एस दोनों कॉलम होते थे। इनकम स्टेटमेंट में पी वाले कॉलम के तकल्लुफ की जरूरत ही नहीं है। एस वाला कॉलम बनेगा, एडजस्टमेंट्स होंगी, जो आंसर निकलेगा उस पे एनसीआई निकालेंगे बस, और वो यहां लिख के बैलेंसिंग करने से पी वाला फिगर ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
अच्छा, अब टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम और पैट में क्या फर्क होता है? पैट में ओसीआई ऐड कर लें तो टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम बन जाएगी। अब यहां हमने एनसीआई का टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में हिस्सा निकालना है, या तो इस तरह की एक वर्किंग अलग से करें, या तो हम इस तरह की वर्किंग कोई अलग से करें और उसमें एनसीआई का हिस्सा निकालें, या फिर एक और काम करते हैं। ये क्या है, पैट में हम वर्किंग करके एनसीआई का हिस्सा ऑलरेडी निकाल चुके, तो यहां से आगे चल लेते हैं। इस 17 को एज इट इज ले लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं एस की ओसीआई में एनसीआई का हिस्सा। एस का ओसीआई कितना? 8, तो हम लोग 8 का 25 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम में एनसीआई का हिस्सा आ जाएगा 19, और बैलेंस कर लें 164। तो ग्रुप एसओसीआई बनाने का तरीका P प्लस एस, सारी लाइंस ऐड हो जाएंगी यहां से लेके यहां तक। हाँ, जो प्रॉफिट की फिगर्स हैं वो कैलकुलेट होगी, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, पीटी, पैट, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम, ये ऊपर से नीचे कैलकुलेट होगा। लेकिन बाकी सारी इनकम एक्सपेंसेस ओसीआई आइटम्स P प्लस एस हैं, और इसको यहां तक लाने के बाद ये दो हिस्से दिखाने हैं, प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू, टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम एट्रिब्यूटेबल टू। यहां पर पैट लिख लें, यहां से टोटल कंप्रिहेंसिव इनकम लिख लें, ये फिगर वर्किंग करके निकाल लें, बैलेंस कर लें। इस फिगर को ब्रैकेट में लिख के एस की ओसीआई में एनसीआई का हिस्सा ऐड कर दें, ये फिगर यहां लिखें, बैलेंस करके निकाल लें। ये ग्रुप एसओसीआई बनाने का तरीका। जी 76 का, हाँ देखिए मैं ये कह रहा था कि जैसे मैंने यहां पैट लिखा है तो फिर इस पैट में वर्किंग्स भी होनी है ना, कुछ एडजस्टमेंट्स होनी है, तो ऐसे ही अगर 76 लिखना है तो उसमें भी फिर एडजस्टमेंट्स डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये सवाल की फिगर है, इसमें 68 भी शामिल है। तो अगर मैं 68 की एडजस्टमेंट्स करूंगा तो वो एडजस्टमेंट मुझे फिर 76 में दोबारा डालनी पड़ेंगी, डबल वर्किंग हो जाएगी। तो 68 को हम लोग एडजस्ट तो कर ही चुके होंगे इस वर्किंग में, 17 तो निकाल ही चुके होंगे, तो 17 से आगे चल लेते हैं। ये हो गया बेसिक प्रोसीजर। इसमें कोई प्लस माइनस पूछना है तो पूछें, फिर मैं आपको एडजस्टमेंट बताता हूं। अच्छा, मैंने ना एसओएफपी पे वो 5-6 क्लासें लगा के से आपको सारी एडजस्टमेंट भी सिखाई है। मेरा ख्याल है कुछ 4-5 सवाल तो मैंने खुद बोर्ड पे सॉल्व किए हैं। अब वो जो मेहनत वहां हो गई है ना, मैं सिर्फ उसका फॉर द ईयर बोल के जबानी बताने लगा, ठीक है? अगर आपको मुश्किल लगेगी तो कर दूंगा बोर्ड पे, वरना वो सारी मेहनत हो चुकी हुई है। मैंने सिर्फ उसका फॉर द ईयर यहां आपको जबानी बताना है कि इधर ऐड और इधर लेस, समझा के। पहले क्या था, पहले यूआरपी समझाना था होता क्या है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट समझानी थी क्या होती है, अब तो समझा लिए। अब तो सिर्फ इतना बताना है कि उस यूआरपी को बैलेंस शीट में यहां लिखते थे, यहां लिखेंगे, तो इतना बताना है मैंने बस। यहां तक कोई एतराज परेशानी? चले बस अब एडजस्टमेंट्स गिनते जाना है। गुडविल की इंपेयरमेंट एसओएफपी के सवाल में क्या करते हैं? गुडविल की इंपेयरमेंट गुडविल में से लेस करते हैं। अच्छा एक बात, वो था एसओएफपी का सवाल, हर एडजस्टमेंट लाजमी हमने डबल इफेक्ट लेना होता था, क्योंकि बैलेंस शीट टैली करनी है। यहां पर ये टेंशन की जरूरत नहीं है, यहां पर जरूरी नहीं है कि किसी एडजस्टमेंट का डबल इफेक्ट लेना है, ये कोई टैली करने वाली चीज थोड़ी, तो इसलिए यहां पर डबल इफेक्ट लेने का कोई मसला नहीं है। जी, इंपेयरमेंट लॉस गुडविल की वर्किंग में से लेस और रिटेन अर्निंग में से लेस। रिटेन अर्निंग में कहां से लेस? एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो पी में से लेस, क्योंकि सारी तकलीफ पी को पहुंचानी है, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो दोनों को तकलीफ पहुंचानी है, तो एस में से लेस। कितने अरसे की इंपेयरमेंट?
वहां पर अब तक की, यहां क्या होगा फॉर द ईयर। अच्छा, वहां पर ना हम सिर्फ रिटेन अर्निंग में प्लस माइनस करते थे, क्योंकि जो भी एक्सपेंस इनकम है अल्टीमेटली उसने प्रॉफिट को अफेक्ट करना है। यहां पर फर्क ये पड़ेगा कि हमें रेलिवेंट लाइन में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर हम इंपेयरमेंट लॉस को एक्सपेंस बनाना चाहते हैं तो प्रॉफिट में से लेस नहीं कर देंगे, हमें उसको एक्सपेंस बनाना पड़ेगा। तो अगर इंपेयरमेंट लॉस फॉर द ईयर है 2 मिलियन, तो उसको क्या करें इस इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन तो सेलिंग एक्सपेंसेस होते हैं, तो एडमिन, तो हम यहां पर 2 मिलियन ऐड कर देंगे। अच्छा, यहां ऐड करने से प्रॉफिट कम आएगा, 231 आ जाएगा, 162 आ जाएगा, 161, और ये 181 आ जाएगा। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर पे है तो इस लॉस की तकलीफ सिर्फ पेरेंट को पहुंचनी चाहिए, या एनसीआई को भी, सिर्फ पेरेंट को। तो एनसीआई की वर्किंग यही रहेगी। तो देखिएगा 161 लिखूंगा जब यहां, और यहां 17 लिखूंगा, तो बैलेंस 1, तो सारा का सारा 2 मिलियन पेरेंट को तकलीफ ऑटोमेटिकली पहुंच गई। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फिर ये फेस पे तो लिखना ही है, क्योंकि एक्सपेंस तो बनाना है। एनसीआई की वर्किंग में हमें यहां से 2 लेस करना पड़ेगा, उससे ये 66 बनेगा, उस पे 25% लगाएंगे तो 16.5 बनेगा। यहां 16.5 लिखेंगे, $140। तो फेस पे तो 2 मिलियन लिखना ही है। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो बस पेरेंट को ऑटोमेटिकली तकलीफ 2 मिलियन की पहुंच जाएगी। और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फेस पे तो लिखना ही है, एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में से भी लेस करना है। ऐसा करने से इस 2 मिलियन का 1.5 तकलीफ इसको पहुंची है, और 0.5 की तकलीफ इसको पहुंची। तो इंपेयरमेंट लॉस गुडविल इनकम स्टेटमेंट के फेस पे एक्सपेंस बनाएंगे। अगर एनसीआई प्रोपोर्शनेट पे है तो बस, और अगर एनसीआई फेयर वैल्यू पे है तो फेस पे भी लिखेंगे, और एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में से भी लेस करेंगे। तो ये जब एसओएफपी खत्म हुआ ना, तो सेट 2 कह के एसओसीआई शुरू हो गया होगा। उसमें से देखें मैंने एडजस्टमेंट 1 बता दी। ये चूंकि मैं आपको कल मास्टर क्वेश्चन करा चुका हूं, तो कल ये बात सामने आ गई थी कि इंपेयरमेंट लॉस पीपी को भी जा रहा था और गुडविल को भी जा रहा था। तो ये मैंने ये पूरी बात लिखी हुई है, ये कल मास्टर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देख लें बेशक। उसमें पीपी को भी 7800 गया था ना, तो ये पहला पॉइंट मैंने वो 7800 का लिखा हुआ है, और वो जो गुडविल को 16000 गया था, तो दूसरा पॉइंट मैंने गुडविल का लिखा हुआ। एडजस्टमेंट नंबर 1 मैंने 1 2 करके लिखे हुए हैं। तो ये मास्टर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझ लें बेशक। ये नंबर 1 मैं वो पीपी वाले की बात कर रहा हूं, और नंबर 2 मैं ये गुडविल वाले की बात कर रहा हूं। वो तो सिर्फ मसला है ना, बाकी सब चीजों में तो ये मसला नहीं था कि एनसीआई फेयर वैल्यू पे प्रोपोर्शनेट पे है। एनसीआई फेयर वैल्यू पे है या प्रोपोर्शनेट पे है, इसका ताल्लुक पूरी बैलेंस शीट में सिर्फ गुडविल की इंपेयरमेंट से था बस। तो पीपी का जो इंपेयरमेंट लॉस है वो तो है। हाँ जी, एडजस्टमेंट 1 ओके। ड्यूरिंग द ईयर पी ने एस को या एस ने पी को गुड्स बेची, तो एक की सेल आ रही होगी, एक की कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी। क्या ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेल है? नहीं। तो क्या करें, सेल में से माइनस और कॉस्ट ऑफ सेल में से वही अमाउंट माइनस या उसकी कॉस्ट माइनस। हाँ, बस ये जज्बाती आंसर सुनना था। चलें बताता हूं। पी ने 10 की चीजें एस को 12 की बेची। एस को ये चीजें कॉस्ट की 12 की, और एस ने आगे इनको लेट से 15 की बेच दिया। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सही सेल कौन सी है? 15। सही कॉस्ट ऑफ सेल क्या है? 10। इसमें 12 आ रहा है और इसमें 12 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है और इसमें 15 आ रहा है। पी को 10 कॉस्ट वाली चीजें 12 की सेल की, एस ने इनको 12 को अपनी कॉस्ट ऑफ सेल कहा और आगे 15 की सेल की। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सही सेल कौन सी है? तो फालतू कौन सी है? -12। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से सही कॉस्ट ऑफ सेल कौन सी है? तो फालतू कौन सी है?
तो पी ने एस को या एस ने पी को या दोनों ने एक दूसरे को अगर गुड्स बेची हुई हैं तो वो जो सेल्स वैल्यू है, कॉस्ट नहीं सेल्स वैल्यू, दोनों में से लेस। अच्छा, ऐसा करने से ग्रॉस प्रॉफिट पे फर्क पड़ेगा? नहीं। तो ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस तरह की एलिमिनेशन का इससे भी कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि 12-12 माइनस करने से प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो करेंसी पे क्यों फर्क डालें इसका? तो अगर पी ने एस को या एस ने पी को गुड्स बेची है फॉर द ईयर, तो जो सेल्स वैल्यू है वो सेल कॉस्ट ऑफ सेल दोनों में से लेस। इसी तरह अगर ड्यूरिंग द एक ने दूसरे को कुछ मैनेजमेंट सर्विसेज दी हैं, उसकी फीस चार्ज की है, तो किसने क्या क्या किया होगा? जिसने फीस चार्ज की है उसने अपनी अदर इनकम बनाई होगी, जिसको फीस चार्ज हुई है उसने एक्सपेंस बनाया होगा। क्या ये ग्रुप एक्सपेंस इनकम है? तो क्या करें, कहां से? दोनों जगह से। लेट से 3 मिलियन है, यहां से भी 3 उड़ा दें, यहां से भी 3 उड़ा दें। हो सकता है एक ने दूसरे को लोन दिया हो, तो इनकम स्टेटमेंट का क्या काम? तो उसका क्या क्या कहां कहां आ रहा होगा? एक का इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा होगा, एक की अदर इनकम आ रही होगी। तो क्या वो ग्रुप पॉइंट है वैसे अदर इनकम इंटरेस्ट एक्सपेंस है? तो फिर दोनों से निकाल लें। ये मैंने आपको ये ऐसे ऐसे एडजस्टमेंट 2 भी बता दी, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट 3 बता दी, एडजस्टमेंट 4 बता दी और एडजस्टमेंट नंबर 9 बता दी। एडजस्टमेंट 3, 4, 9 देख लें तीनों। जी 3, 4, 9। अच्छा, पेरेंट ने एस के शेयर्स खरीदे हुए, तो अगर एस ने डिविडेंड बांटा तो पेरेंट ने उसको इनकम बनाना है, तो पेरेंट ने फॉर द ईयर डिविडेंड को इधर इनकम बनाया होगा। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो कोई इनकम है, तो क्या करें, बस माइनस कर दें यहां से। ये मैंने आपको नंबर पता नहीं कौन सा बता दिया, नंबर 10 बता दिया। हाँ जी, ओके। ये आसान आसान वाली ऐसे ऐसे करा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, पेरेंट ने शेयर्स खरीदे थे, उस पर ब्रोकर कमीशन दिया था और वो पेरेंट ने उसको अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट में डेबिट कर लिया था। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कल के सवाल में भी क्या किया था, एक्सपेंस बनाना था, तो रिटेन अर्निंग में चार्ज किया था। वो इनकम बैलेंस शीट थी, इसलिए जो भी एक्सपेंस इनकम था वो रिटेन अर्निंग में चार्ज करे थे, तो इनकम स्टेटमेंट है। तो अगर पहले साल का सवाल है तो बस अदर एक्सपेंसेस में आ जाएगा, चाहे यहां लिख दें चाहे फाइनेंस कॉस्ट में लिख दें, दोनों बातें ठीक है। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 बता दी, एडजस्टमेंट नंबर 2 बता दी।
अच्छा जी, अब थोड़ी सी टेक्निकल बात समझाता हूं। ये तो जरा बच्चों वाली थी तो मैंने गुजार दी, अब थोड़ी टेक्निकल बात समझाता हूं। अच्छा, अब मैं आपको ना एक बात कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा पहले। अगर आपको वो कॉन्सेप्चुअली समझ आ गई तो बस वही रुक जाऊंगा, अगर नहीं तो न्यूमेरिकली रिकंसाइल भी कर दूंगा। यूआरपी, गुड्स का यूआरपी, एसओएफपी में क्या ट्रीटमेंट करते थे? अच्छा, अब दोबारा नहीं बता रहा यूआरपी क्या होता है, बस अब तो बता रहा हूं ट्रीटमेंट क्या है। एसओएफपी में क्या करते थे? इन्वेंटरी यानी करंट एसेट्स में से लेस, तो वो तो यहां नहीं है। और रिटेन अर्निंग्स, रिटेन अर्निंग्स में से क्यों लेस? क्योंकि सेलर का प्रॉफिट हम कम करना चाह रहे थे, तो प्रॉफिट कम करना था तो रिटेन अर्निंग ही करनी थी। अब भी हम सेलर का प्रॉफिट कम करना चाहेंगे, तो सेलर का प्रॉफिट कम करने के लिए एक तरीका यह है कि सेल्स में से माइनस कर दें, दूसरा तरीका यह है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो आप समझे नॉर्म्स ये है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करना। दोबारा, यूआरपी हम लोग एसओएफपी के सवाल में करंट एसेट्स में से लेस करते थे, तो यहां तो करंट एसेट्स में से लेस करना नहीं बनता, सेलर के प्रॉफिट को कम करते थे। तो अब हम इनकम स्टेटमेंट में सेलर के प्रॉफिट को कम कर देंगे, तो सेलर के प्रॉफिट यानी सेलर के जीपी को कम करने के लिए या तो सेल्स में से माइनस कर दें या फिर कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर दें। कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड करने की पहली रीजन ये समझ लें कि नॉर्म्स, अगर यहां पर हजम हो जाती है बात तो ठीक है, नहीं तो न्यूमेरिकली रिकंसाइल भी कर दूंगा। मतलब अगर याद रखने के लिए आपको ये बात समझ आती है कि मकसद तो प्रॉफिट कम करना है ना, तो चलो कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ा देते हैं, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो यहां पर यूआरपी कर देंगे ऐड, और मिसाल में यही ले लेता हूं, तो लेट्स से यूआरपी 1 है, तो यहां पर 1 हो जाएगा ऐड, कॉस्ट ऑफ सेल में 1 ऐड। हाँ जी, हाँ यही रीजन है, यही रीजन है। तो मैं न्यूमेरिकली कर देता हूं रिकंसाइल। कॉस्ट ऑफ सेल में 1 ऐड करने थे, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी और जीपी कम हो जाएगा। अगर पी सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो ये तो करना ही है, यहां से भी 1 लेस करना। तो गुड्स का यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, अगर पी सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो कॉस्ट ऑफ सेल में तो ऐड करना ही है, एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में से लेस भी करना है। और बैलेंस शीट में इसकी जरूरत नहीं थी, एसओसीआई में जरूरत पड़ेगी, वहां बस क्लोजिंग स्टॉक होता था। यहां तो ओपनिंग स्टॉक भी है, वो किधर है? ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल में आ रहा है। तो पिछले साल अगर हमने यूआरपी के साथ ये हरकत की थी, तो इस साल फिर ओपनिंग स्टॉक में भी तो मसला है। तो इसलिए इस साल, यानी अगर इस साल हमने +1 किया है, तो अगले साल कॉस्ट ऑफ सेल से -1 करेंगे। अच्छा चले ठीक है, मैं पहले न्यूमेरिकल रिकंसाइल कर दूं फिर बोल देता हूं। अभी वाली बात, क्लोजिंग स्टॉक पे यूआरपी कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड, और अगर पी सेलर है तो बस, और अगर एस सेलर है तो कॉस्ट ऑफ सेल में भी ऐड, और एनसीआई में से भी प्रॉफिट में से लेस। चले न्यूमेरिकल रिकंसाइल करके देता हूं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये कॉस्ट ऑफ सेल ऐसे बनी होगी ना। पी ने 10 मिलियन की चीजें एस को 12 की बेची, वो 12 इनमें से किस में आ रहा है? परचेजेस में। एस ने इन 12 में से आधी चीजें क्लोजिंग में रख के बाकी आधी आगे बेच दी, और वो जो बाकी आधी उसने बेची वो इसके अंदर आ रही होंगी, लेट्स से 9 की बेच दी। पहले ये जो मैंने फिगर्स में ये हरा लाल नीला किया है, ये बात पहले देखें समझ आती है कि नहीं। पी ने 10 की चीजें खरीद के 12 की एस को बेची, अपने कॉस्ट ऑफ सेल बनाई, सेल बनाई। एस ने इनको 12 परचेज लिया, और इसमें से आधी चीजें इसके क्लोजिंग स्टॉक में है, तो बाकी उसने 9 मिलियन की बेच दी। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से आधी चीजें बिकी हैं,
ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से आधी चीजें बिकी हैं। मैं आपको न्यूमेरिकली रिकंसाइल करके दे रहा हूं। ये न्यूमेरिकल रिकंसिलिएशन भी मैं दो एंगल से बताऊंगा, दोनों में से दो जो बात ज्यादा मजे की लगे। हमने जब इनकम स्टेटमेंट के फेस के ऊपर इंटर कंपनी सेल को उड़ाना है तो हम इसमें से क्या क्या एलिमिनेट करेंगे? कितनी? 12। यहां से भी 12 निकाल देंगे, यहां से भी 12 निकाल देंगे, या 6 निकालेंगे, 12। अच्छा, ये काम करने से क्या हुआ? ये उड़ गया, ये उड़ गया, ठीक है। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें 10 मिलियन की खरीदी गई थी उसमें से आधी बिकी हैं, बाकी आधी क्लोजिंग स्टॉक है। आप अच्छा, पी खरीद के सारी बेच चुका है ना? पी ने वो 10 की खरीदी नहीं है, तो पी ने 10 की परचेजेस कर बेच दी, तो ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो परचेजेस 10 आ रही हैं, उनमें से आधी बची हुई हैं, तो माइनस क्लोजिंग स्टॉक में क्या होना चाहिए? 5। कितना आ रहा है? 6। ये 6 और 5 वाली बात मुझे लगता है समझ नहीं आई। चले फिर 10 को छोड़ें। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 270 मिलियन फेस पे आ रहा है, ये इसके अंदर ये दोनों चीजें शामिल हैं। 12 एज अ पॉजिटिव शामिल है, 6 एज अ नेगेटिव शामिल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स में परचेज माइनस क्लोजिंग करके ये बना होता है। तो ग्रुप इनकम स्टेटमेंट के अंदर यहां 12 आ रहा है और 6 एज अ माइनस आ रहा है। जब हमने 12 माइनस कर दिया तो ये 12 और ये 12 तो कैंसिल हो गया। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग स्टॉक असल में कितना है? 5। कैसे 5? इनमें से आधी चीजें बची हुई हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल निकलने के लिए माइनस कितना हुआ है? 6 माइनस हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर थोड़ी आ रही है, क्योंकि 6 माइनस हो गया हुआ है, 5 माइनस होना चाहिए था। कितना फालतू माइनस हो गया हुआ है? 1। वही यूआरपी है। तो वो जो कॉस्ट ऑफ सेल्स में 1 ज्यादा माइनस हो गया हुआ है, उसको ऐड कर दें। देखिए, कॉस्ट ऑफ सेल में बेशक आपको यहां क्लोजिंग स्टॉक लिखा नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर खाते तो यही है ना। तो इस कॉस्ट ऑफ सेल की कैलकुलेशन में 6 माइनस हुआ हुआ है, जबकि 5 होना चाहिए। तो वो जो फालतू माइनस हो गया हुआ है वो ऐड बैक कर दिया। तो इसलिए यूआरपी हम कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड बैक कर रहे होते हैं एक्चुअली, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ओवरलोडेड की वजह से ज्यादा माइनस हो गया हुआ है, इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं। तो इंटर कंपनी सेल तो एलिमिनेट करनी है, यूआरपी यहां ऐड करना। ये बात ओके? ओपनिंग स्टॉक की बात बोलूं। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक शामिल हुआ हुआ है, यूज हुआ हुआ है, वो एक हायर अमाउंट पे यूज हुआ हुआ था, उसकी वजह से कॉस्ट ऑफ सेल कम आई हुई थी, इसलिए हमने ऐड किया। अगले साल चलते हैं। अगले साल ओपनिंग कितना रहा होगा? 6। ग्रुप पॉइंट ऑफ व्यू से वो 5 होना चाहिए, तो ओपनिंग स्टॉक में 1 ज्यादा होने की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा आ रही है, तो क्या करें? माइनस कर दें। तो इनकम स्टेटमेंट में हमें यूआरपी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 5 बता दिया। जी, अगर पहला साल है तो ओपनिंग एडजस्टमेंट नहीं होगी। हाँ, मतलब अगर किसी एक साल में क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट थी तो फिर अगले साल वही रिवर्स हो रही होगी।
जी एडजस्टमेंट 5 नहीं, हम कौन से पिछले बैलेंसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड, ग्रुप की बुक्स थोड़ी है कोई। ये रिकॉर्डिंग वालों के लिए सवाल दोहरा रहा हूं कि अगर हमने एक साल क्लोजिंग स्टॉक को ठीक कर लिया तो अगले साल को ओपनिंग ऑटोमेटिकली ठीक है। ये तब होता अगर ग्रुप की कोई बुक्स होती और ग्रुप की बुक्स में क्लोजिंग ट्रायल आ रहा होता और उसके अगले साल ओपनिंग बैलेंसेस होते। ग्रुप की कोई बुक्स थोड़ी है, बुक्स तो पी और एस की हैं। ग्रुप तो हम लोग वैसे ही एक्सेल में बस प्लस माइनस कर रहे हैं। हाँ जी एडजस्टमेंट 5 चलिए एक और देखें फिर सवालों की तरफ आते हैं। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट एसओएफपी में क्या करते थे, खासतौर पर अगर डेप्रिशिएबल एसेट है तो गुडविल की वर्किंग में नेट एसेट्स में ऐड और रेलेवेंट एसेट में ऐड। अगर पॉजिटिव एडजस्टमेंट हो तो, नेगेटिव है तो लेस। और एक्विजिशन डेट से लेके ईयर एंड तक जितना अरसा गुजरा उसकी डिडक्शन चार्ज करते थे। इनकम स्टेटमेंट में क्या करें, फॉर द ईयर की जो एक्स्ट्रा डिडक्शन है बस वो चार्ज हो जाएगी। एक तो फॉर द ईयर एक्सपेंस फेस पे आ जाएगा, अगर सेल्स डिपार्टमेंट के एसेट्स हैं तो यहां आ जाएगा, फैक्ट्री के एसेट्स हैं तो यहां आ जाएगा, ऑफिस के हैं तो यहां आ जाएगा। फॉर द ईयर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। और चूंकि ये एस का एसेट है, एनसीआई की वर्किंग में एस के पैट में से भी लेस होगा। और अब इतनी सारी एडजस्टमेंट बताने के बाद आपको एक टिप बताता हूं, देखें शायद आपको काम की लगे। इनकम स्टेटमेंट के फेस पे हमने फॉर द ईयर एडजस्टमेंट्स लानी है, इनकम एक्सपेंसेस वाली फेस पे। अगर बैलेंस शीट का सवाल करते हुए वो पी की रिटेन अर्निंग में होने वाली एडजस्टमेंट्स होती तो बस सिर्फ फेस पे, और अगर वो एस की रिटेन अर्निंग वाली एडजस्टमेंट्स होती तो फेस पे भी और यहां भी। फॉर द ईयर इनकम एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट्स फेस पे करनी है। अगर बैलेंस शीट का सवाल सोचते हुए वो पी की रिटेन अर्निंग में करने वाली चीजें थी तो सिर्फ फेस पे, और अगर हम वो एस की रिटेन अर्निंग में किया करते थे तो फेस पे भी और वर्किंग में भी। एडजस्टमेंट 6 पढ़ लें। सही है जी एडजस्टमेंट 6। चलो ठीक है, बाकी एडजस्टमेंट्स और एक आधा सवाल अगले लेक्चर में करते हैं, ठीक है।